हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के 22 तारीख को जो ग्रुप डी के पेपर हुए थे इसका रिव्यू करने जा रही हूँ। इसमें मैं 2 दिन लेट हूँ, माफी चाहूंगी। लैपटॉप का कुछ इश्यू हो गया था तो लैपटॉप बनने में गया था, जिसके कारण ये मैं नहीं कर पाई थी। और 17-18 तारीख का मैंने प्रोवाइड करा दिया था। 19-20-21 3 दिन आपके एग्जाम ही नहीं हुए। तो आज 22 तारीख का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, आपको एक आइडिया मिले कि आपके आगामी जो एग्जाम्स हैं ग्रुप डी के, रेलवे के, इसमें इसी के इर्द गिर्द प्रश्न बन रहे हैं। बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। छोटा नागपुर के पठार से प्रश्न पूछा गया है कि ये कहाँ स्थित है। तो ये पूर्वी भारत के पठार में स्थित है। इंडिया के नक्शे में ना कुछ यहाँ वाला हिस्सा, जहाँ झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार और कुछ हिस्सा आप इसका छत्तीसगढ़ में मान लीजिए, इस पठार के अंतर्गत ये आते हैं। विशाल खनिज के भंडार हमें यही देखने को मिलते हैं। त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। मतलब कि इसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन है एक तरह से। और यदि इन तीन त्रिपिटक के नाम पूछ लिया जाए तो ये मैं बता देती हूँ। एक तो है विनय पिटक, फिर है सुत्त पिटक, और तीसरा हो जाएगा अभिधम्म पिटक। अगला है सिक्किम का लोक नृत्य कौन सा है? तो नेपाली समुदाय द्वारा यहाँ मारूनी नृत्य किया जाता है। अब आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है, क्योंकि सिक्किम में अन्य कुछ लोक नृत्य है, जैसे कि संगनी है, तमांग सेलो, गेनी और सिंगमी चाम, है ना, सिंगनी चाम। और सिक्किम आप जानते ही हो, जैविक खेती लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है। और अन्य कुछ लोक नृत्य है राज्यों के, जो कि मैंने आप लोगों को एप्लीकेशन में प्रोवाइड कराया था। जैसे कि असम का आप लोगों ने बिहू याद रखा था, नुआखाई आप लोगों ने उड़ीसा से याद रखा था, फिर पोंगल जल्लीकट्टू का, ओणम केरला का, ये सभी। और छत्तीसगढ़ में ना अभी हाल ही में एक फसलों का त्योहार है, हरेली फेस्टिवल, हाल ही में मनाया गया है। लगभग हर बैच में पंचायती राज से संबंधित प्रश्न बन ही रहे हैं। मैंने आप लोगों को एक ट्रिक याद कराई थी पंचायती राज से रिलेटेड प्रमुख समितियों की, बैक्स समिति, यानी कि झोला, झोला में भर के पंचायतों के दस्तावेज लाए गए, ऐसे कुछ आप याद रख सकते हैं। बैग्स। बलवंत राय मेहता समिति, इन्होंने 3 स्तर पर पंचायत की सिफारिश की। इनके बेटे अशोक ने 2 स्तर पर पंचायत की सिफारिश की। जीवी के राव ने 5 वर्ष में पंचायती चुनाव हो, इसकी सिफारिश की। और सिंघवी समिति ने पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। तो प्रश्न आज यहाँ से ये पूछा गया है कि कितने विषय का उल्लेख है? तो पंचायती राज में टोटल 29 यानी कि 29 विषयों का उल्लेख है। यहाँ से आप ये भी याद रखें कि हम जो 12 अनुसूचियां पढ़ते हैं ना, इस 12 अनुसूची में 11वीं अनुसूची में बताया गया है पंचायती राज के बारे में, और 12वीं अनुसूची में नगर निकाय। तो 11 पंचायती राज, 12 नगरीय निकाय। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन के बाद आत्मीय सभा किसने संभाली थी? तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आत्मीय सभा की जो स्थापना है ना, ये की गई थी 1815 में की गई थी। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा, जो आगे चल करके ब्रह्म समाज के नाम से जाना गया। तो क्या पूछा जा रहा है? राजा राम मोहन राय के बाद, तो राजा राम मोहन राय के बाद देवेंद्र नाथ ठाकुर ने इसे आगे बढ़ाया, और बाद में इसमें केशव चंद्र सेन भी जुड़े थे। ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक की स्थापना से प्रश्न पूछा गया था, तो ये 1975 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी 17 या 18 तारीख के पेपर में आप लोगों से बंधन बैंक से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया था। तो बंधन बैंक की स्थापना ना ये 2015 में की गई। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में हो जाएगा। कोलकाता, जहां भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन अगले साल यानी कि 2023 से चलाई जाएगी। कुछ और बता देती हूँ, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 1955 में इसकी स्थापना हुई, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। बैंकों का बैंक रिजर्व बैंक, 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई, और इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। राज्य के महाधिवक्ता से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? देखिए, राज्य का मैंने क्या बताया है आप लोगों को, केंद्र में क्या होते हैं? महान्यायवादी, और राज्य में होते हैं महाधिवक्ता। जो महान्यायवादी होते हैं ये केंद्र सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार होते हैं। कानूनी मुद्दों पर ये राष्ट्रपति को सलाह देते हैं। कौन? महान्यायवादी। महान्यायवादी का उल्लेख है आर्टिकल 76 में। आप इसी में +89 कर दो यदि, तो निकल जाता है 165, जिसमें राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है। दोनों के बारे में एक एक पॉइंट आप लोगों को बता देती हूँ। जैसे कि जो महान्यायवादी है, आर्टिकल तो याद रख लिया आप लोगों ने 76 में, महाधिवक्ता है आर्टिकल 165 में। ठीक है, ये पेन इस समय बड़ा हैंग कर रहा है भाई।
अब जो महान्यायवादी होते हैं ना, ये भारत सरकार का वकील होता है, आप कह सकते हैं, जबकि राज्य सरकार का वकील होता है महाधिवक्ता। ठीक है। जो महान्यायवादी होते हैं ये अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय न्यायालयों में भारत सरकार का पक्ष रखते हैं, जबकि राज्य के जो महाधिवक्ता होते हैं ये राष्ट्र और राज्य के न्यायालयों में राज्य सरकार का पक्ष रखते हैं। समझ रहे हैं आप दोनों में क्या फर्क है? एक राष्ट्र का प्रमुख है तो दूसरा राज्य का प्रमुख हो जाएगा। यहां से मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताती हूँ। महान्यायवादी से आप लोगों को याद रखना इंपॉर्टेंट आर्टिकल 88, क्योंकि आपके जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जा रहे हैं इसमें प्रमुख अनुच्छेद भी पूछे जा रहे हैं। आर्टिकल 88 कहता है कि जो महान्यायवादी है ये अनुच्छेद 88 के तहत एकमात्र ऐसा अधिकारी होता है जो कि संसद का सदस्य ना होते हुए भी बैठकों में भाग ले सकता है लेकिन वोट नहीं दे सकता। सेम इसमें आप 89 फिर प्लस कर दो तो राज्य का निकल जाएगा। कौन सा? 177। मतलब कि महाधिवक्ता आर्टिकल 177 के अंतर्गत एकमात्र ऐसा अधिकारी है जो विधानसभा का सदस्य नहीं होता लेकिन विधानसभा की बैठकों में भाग ले सकता है, वोट नहीं दे सकता। और बेसिक जानिए, महान्यायवादी को शपथ कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। किसकी शपथ? पद और गोपनीयता की। वैसे ही महाधिवक्ता को कौन शपथ दिलाएंगे? राज्य के राज्यपाल। किसकी? तो पद और गोपनीयता की। न्यूलैंड की आवर्त सारणी में पहला और अंतिम तत्व कौन सा है? तो न्यूलैंड की जो आवर्त सारणी है ना, इसमें तत्वों की संख्या 56 बताई गई और इसमें हाइड्रोजन से इन्होंने वर्गीकरण करना शुरू किया और थोरियम पर खत्म किया। तो पहला तत्व यदि पूछा जाए तो इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जिसे आप आवारा तत्व कहते हैं, इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 8 और अंतिम सदस्य क्या हो जाएगा इसका? थोरियम। और थोरियम का एटॉमिक नंबर क्या होगा? थोरियम का थोरियम का हो जाएगा 90 यानी कि 90। अच्छा, स्टार्टिंग के ना तीन आप लोग, तीन नहीं 30 एटॉमिक नंबर आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे हैं। एटॉमिक नंबर से प्रश्न एकदम बेसिक बेसिक पूछे जा रहे हैं। मैं आप लोगों को दो चार बता देती हूँ, एकदम बेसिक बेसिक है जो कि आप लोगों को मालूम होने चाहिए। हाइड्रोजन का बता दिया मैंने। हाइड्रोजन का एक है, आवारा तत्व इसे कहा जाता है। फिर हीलियम क्या याद रख लो? हीलियम का 2 हो जाएगा, लिथियम का 3, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, नियोन का 10, सोडियम का 11, एल्यूमिनियम का 13, सल्फर का 16, 7 से सल्फर 7 से 16, क्लोरीन का 17, कैल्शियम का 20, कॉपर का 29 और जिंक का 30। मतलब कि यहाँ लिखी नहीं हूं, मैं दोबारा से बोल दूंगी। 1 से 30 तक याद रखना ही है, लेकिन इस 30 में भी ना कुछ एकदम सेलेक्टेड है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, नियोन 10, सोडियम 11, वही सोडियम जिसे हम Na से प्रदर्शित करते हैं, एल्यूमिनियम 13, सल्फर 16, क्लोरीन 17, कैल्शियम 20 यानी कि 20, कॉपर 29 और जिंक 30। ठीक है। उत्तल लेंस में कैसा इमेज बनता है? उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स लेंस की यहां पर बात की जा रही है। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक बनता है, आभासी बनता है और उल्टा बनता है। जबकि इसी का हम उल्टा कर दें तो अवतल लेंस का निकल आएगा, है ना? तो अवतल लेंस में प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी और सीधा बनता है। तो उल्टा बनता है उत्तल लेंस में और सीधा बनता है अवतल लेंस में। ठीक है। अच्छा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में थोड़ा सा फर्क आप लोगों को मालूम होगा कि जो उत्तल लेंस होते हैं, यदि मैं उत्तल के बारे में बताऊं तो ये ना किनारों पर पतले होते हैं, बीच में मोटे होते हैं, यानी कि बीच में मोटा और किनारों पर ये पतला होता है। अभी इसके लेंस तो बनाना नहीं आएगा यहाँ, मैं ओरली ही बता सकती हूँ आप लोगों को। मतलब जो बीच का भाग होता है ना, ये किनारों की तुलना में अधिक मोटा होता है, ये उत्तल लेंस होता है। जबकि जो अवतल लेंस होता है, इसमें क्या होता है अवतल लेंस में कि अवतल लेंस किनारे में मोटा होगा और बीच में पतला होगा, उत्तल का जस्ट अपोजिट हो जाएगा। और बहुत बेसिक ये है कि इसका जो उपयोग है किस लिए किया जाता है? दूर दृष्टि के निवारण के लिए। दूर दृष्टि दोष जिन्हें होता है जिसमें कि दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, पास की स्पष्ट नहीं दिखाई देती, तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि में कि पास की वस्तु सही दिखाई देती, दूर की नहीं दिखाई देती, तो निकट दृष्टि में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। एक कॉमन क्वेश्चन है कि साइड मिरर यानी कि वाहनों के बगल में जो साइड के शीशे लगाए जाते हैं, इसमें कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है? तो इसमें साइड मिरर का इस्तेमाल के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और गाड़ियों में जो हेडलाइट होती हैं, हेडलाइट में अवतल लेंस,
साइड मिरर में उत्तल लेंस, हेडलाइट में अवतल लेंस। इतना डिस्कशन काफी है। विज्ञान के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2022 किसे दिया गया? तो श्री संजय राजाराम मरणोपरांत इन्हें मिला है। देखो, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न, इसके बाद आता है पद्म विभूषण, और इसके बाद आता है पद्म भूषण, और चौथा हाईएस्ट सिविल ऑनर होता है पद्म श्री। जीएसटी की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को, इसलिए हम 1 जुलाई को जीएसटी डे के रूप में भी मनाते हैं। अब जीएसटी के इर्द गिर्द प्रश्न पूछा जाएगा तो कुछ इस तरह से पूछा जा सकता है कि भारत में कौन सा संविधान संशोधन के तहत जीएसटी पारित किया गया था? तो वो संविधान संशोधन था 122वां संविधान संशोधन, जिसके तहत जीएसटी लाया गया था। अब यदि पूछा जाए जीएसटी कैसा कर है, डायरेक्ट टैक्स है कि इनडायरेक्ट टैक्स है? तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स है। दरें तो आप लोगों को याद ही होंगी, 0% है, 5% है, 12% है, फिर 18% है, फिर 28%। ऑप्शन दे करके ये पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सी इसकी दरें नहीं है। देखिए, जीएसटी भारत में लाया गया ना, तो इसका सुझाव किसने दिया? समिति पूछी जा सकती है, तो जो केलकर समिति थी ना, ये लेकर के आई थी जीएसटी। जीएसटी डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, और इसके पंजीकरण में टोटल 15 अंक है। जीएसटी का हेडक्वार्टर दिल्ली में है। और यदि पूछा जाए जीएसटी पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये असम था। ठीक है। चलिए, इतना डिस्कशन काफी था यहाँ से। प्रधानमंत्री जीएसवाई, अब ये योजनाओं से प्रश्न पूछा गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की फुल फॉर्म, तो ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की फुल फॉर्म पूछी गई है। अच्छा, प्रधानमंत्री इसकी ग्राम सड़क योजना की तो फुल फॉर्म पूछी गई है। यदि पूछ लिया जाए कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी? 25 दिसंबर 2000 को, और 25 दिसंबर को आप जानते ही हैं हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। कुछ अन्य स्कीम यदि आप लोगों से केंद्र सरकार की अब पूछी जाती है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। एक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चर्चा में थी, आप लोगों को याद है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी भी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, किसान सम्मान निधि योजना। 2018 में ये लाई गई थी स्कीम। इसके तहत 2-2 हजार की 3 किस्तों में टोटल 6,000 किसानों को प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। एक मुद्रा योजना से आपका सवाल बन सकता है, क्योंकि मुद्रा योजना ने अभी इसी साल यानी कि 2022 में अपने कितने साल कंप्लीट किए हैं? 7 साल। तो मुद्रा योजना की शुरुआत 2015 से हुई थी। फिर आयुष्मान भारत योजना, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है, 2018 में शुरू की गई थी ये। फिर इसके अलावा उज्ज्वला योजना आप रिलेट कर सकते हो, गैस में सब्सिडी देने के लिए, गैस कनेक्शन बांटने के लिए। 2016 में इसकी शुरुआत की गई थी यूपी के बलिया से। इसका 2.0 2021 में लॉन्च किया गया यूपी के महोबा से। ठीक है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मैंने आप लोगों को पहले भी कुछ विटामिन के वैज्ञानिक नाम बता दिए थे, जैसे कि विटामिन ए का बताया था। विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल होता है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। फिर B1 का आप याद रख सकते हो, B1 का ही पूछा गया था आपके एग्जाम में। थायमिन, जिसकी कमी से बेरी बेरी होता है। ठीक है। विटामिन सी का आप याद रख सकते हैं, सी का क्या हो जाएगा? एस्कॉर्बिक। और डी का हो जाएगा कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रिकेट्स होता है। और विटामिन ई का हो जाएगा टोकोफेरोल। जलन शक्ति में कमी आ जाती है इसमें। धातु के ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? तो ये क्षार की होती है। देखो, कई लोग को ना ये क्षारी होते हैं कि अम्लीय होते हैं, बहुत ज्यादा ट्रिक नहीं जाननी है, सोल्यूशन नहीं करना है, तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। यदि धातु की जगह अधातु लिखा रहे, आ से अधातु और आ से अम्लीय। अब समझो, यदि पूछा जाता अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति क्या है, तो ये अम्लीय होता, और धातु लिखा है तो ये क्षारी हो जाएगा। आ से धातु, आ से अम्लीय। ऐसे कुछ ट्रिक रिलेट कर सकते हो आप। भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये मुंबई में स्थित है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और एक सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आप रिलेट कर लेना, पुणे में है। पुणे में ही भारत की रासायनिक प्रयोगशाला यानी कि केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया है। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया दिल्ली में। देखो, भारत में ना कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में आयोजित किए गए थे। कहाँ? तो ये दिल्ली में आयोजित किए गए थे। वैसे ही जो फॉर्मूला 1 रेस होती है, दुनिया की सबसे बड़ी कार रेसिंग प्रतियोगिता है, ये भी भारत में एक बार आयोजित की गई थी। ये दिल्ली में आयोजित की गई थी, नोएडा में, है ना। 2010 में ये आयोजित की गई थी।
फिर दिल्ली भारत की राजधानी है ही, यमुना नदी के किनारे बसी हुई है। मुख्यमंत्री यहाँ के अरविंद केजरीवाल है। एलजी यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी हाल ही में यहाँ के विनय कुमार सक्सेना बन गए हैं। स्पोर्ट्स का डिस्कशन आया है तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स अभी चर्चे में था, तो रिलेट कर लेना। चौथा एडिशन था इसका, हरियाणा के पंचकुला में हुआ, धाकड़ इसका मोटो था और इसमें टॉप पर हरियाणा ही रहा था। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार सेंटर ये केरल में ओपन किया गया। ये वही केरल है जहां भारत का पहला जेंडर पार्क भी आप रिलेट कर सकते हैं, भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी रिलेट कर सकते हैं। और केरल में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में टॉप पर है, हेल्थ इंडेक्स में टॉप पर है, भारत का सबसे साक्षर राज्य भी है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। वैसे वित्त मंत्री तो आप लोगों को मालूम ही होगी, निर्मला सीतारमन है। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं ना, ये भारत के वित्त मंत्री ही होते हैं। भारत में सबसे खारे पानी की लेक से सवाल था, तो ये ओडिशा में है। ओडिशा में कौन सी हो जाएगी? चिल्का लेक। और चिल्का लेक को यदि आप करंट से रिलेट करोगे ना, तो दुनिया की पहली कैट फिश सेंसस की शुरुआत इसी चिल्का लेक से की गई है, जो कि ओडिशा में स्थित है। ओम के नियम का सूत्र ये है V इंटू V इक्वल टू आई आर हो जाएगा ये। अब इसको सॉल्व करके नहीं बताऊंगी क्योंकि आपके ग्रुप डी में जो साइंस से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बहुत बेसिक से बेसिक पूछे जा रहे हैं, तो इसकी सॉल्यूशन करने को तो नहीं देगा कि इसको आप सॉल्व करके दिखाओ। वन लाइन में से याद रख लेना है। भारत में जीएसटी सबसे पहली बार किस राज्य में लागू हुआ? तो असम में लागू हुआ। तो यहाँ से आप लोगों को ये भी याद रख लेना है, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू करने वाला अंतिम राज्य, मतलब 28 राज्यों को हम मिला लें और 8 यूटी को मिला लें, तो सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिला करके वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला अंतिम राज्य असम था और जीएसटी लागू करने वाला पहला असम। बाकी जीएसटी के फैक्ट बता चुकी हूँ। किसके जन्म दिवस को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? तो 23 जनवरी को। कुछ अन्य दिवस घोषित हुए हैं जैसे कि ना यदि आप लोगों को याद होगा तो बिरसा मुंडा के नाम पर भी एक दिवस घोषित हुआ है, बिरसा मुंडा 15 नवंबर। ये आदिवासी इन्हें अपना देवता मानते हैं। 15 नवंबर को इनकी स्मृति में, मतलब झारखंड अपना स्थापना दिवस मनाता ही है और इन्हीं की स्मृति में अम, आदिवासी आदिवासी नहीं, कौन सा तो दिवस बनाने की घोषित की गई है, जनजाति गौरव दिवस, हाँ याद आ गया। जनजाति गौरव दिवस ये 15 नवंबर को मनाया जाएगा, ऐसी घोषणा की गई है। और ये 23 जनवरी याद रखना, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई। और मतलब पराक्रम दिवस। और यहाँ से आप 26 दिसंबर रिलेट करना, एनडीए के एग्जाम में पूछा गया था वीर बाल दिवस, तो सरकार के द्वारा वीर बाल दिवस भी घोषित किया गया है 26 दिसंबर को, क्योंकि इसी दिन ना फतेह सिंह और जोरावर सिंह को जिंदा चुनवा दिया गया था, तो इन्हीं की स्मृति में मनाया जाता है। और रिलेट करोगे तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा के सम्मान में भाला फेंक दिवस, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? तो देखिए, ओपनिंग सेरेमनी में ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु, जो कि बैडमिंटन से रिलेटेड हो जाएंगे, मनप्रीत सिंह ये हॉकी से रिलेटेड हो जाएंगे, ये दोनों थे। हिंदी में ही लिख देती हूँ, ओपनिंग सेरेमनी उद्घाटन समारोह में। भारत की सबसे लंबी नदी, रिवर से काफी सारे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जब जब जैसे कि एक पेरियार रिवर पूछा गया था केरल का। भारत की सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो ये गंगा नदी है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाएगी यमुना, ठीक है। और यदि पूछा जाए एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो यांगशी रिवर है, जो कि चाइना में प्रवाहित होती है। वर्ल्ड की यदि पूछा जाए तो ये हो जाएगी नील रिवर, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है। वॉल्यूम वाइज यदि हम कहें, या चौड़ी रिवर आप कह सकते हैं दुनिया की, तो वो अमेजोन होगी, जो कि साउथ अमेरिका में प्रवाहित होती है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। मैथ्स का सवाल वैसे नहीं रखती थी, लेकिन मैथ्स के भी सवाल आपके बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछे जा रहे, एकदम बेसिक पूछे जा रहे हैं। ये आंकड़े चेंज हो सकते हैं, जैसे कि 3 4 5 की जगह कुछ और दे सकता है, लेकिन ऐसे ही प्रश्न आपके बन रहे हैं एग्जाम में, है ना। तो एक त्रिभुज हम बना लेते हैं, 3 4 5, है ना। तो ए बी सी, पहले तो तीनों को नाम दे दो। 3 4 5, तो ए से बी 3 ले लिए, बी से सी 4, और 4 से सी से ए, फिर वापस 5 सेंटीमीटर। 3 4 5 इस सेंटीमीटर में जरूर याद रखना, ठीक है। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए
एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एस क्या है पहले यही हम निकाल लेते हैं। ए बी सी तो चलो 3 4 5 हम मान लेंगे क्या दिया ही है ए बी सी 3 4 5। एस निकालने के लिए क्या है, एस मतलब आप अर्ध परिमापी से कह सकते हैं ना। तो एस निकालने के लिए इन्हीं तीनों त्रिभुज की जो लंबाई दी हुई है भुजाएं ए बी सी अपॉन 2 कर दीजिए। तो ए बी सी यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, 3 + 4 7, 7 और 5 कितना हुआ 12, 12/2 इसे आप डिवाइड करेंगे तो 6 निकल आया। तो एस का वैल्यू कितना आ गया 6 आ गया। चलो अब इसी से हम चले, इतना हैंग कर रहा है कि क्या बताएं। कितना है वैल्यू 6 आया है, फिर से इसे सॉल्व करते चलेंगे। तो ये तो आया आपका 6। अब इसी 6 में ए बी सी को घटाना है क्योंकि सब जगह एस 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 दिया हुआ है। तो 6 में से ए यानी कि 3 गया, कितना बचा 3 बचेगा। फिर ब्रैकेट मतलब यहाँ इंटू का ही साइन है ना, और इंटू का साइन फिर खोलना पड़ेगा इसलिए हम डायरेक्ट इंटू करते हुए चलते हैं, ब्रैकेट से इसे निकालते हुए चलते हैं। एस की वैल्यू 6 आई है और एस मतलब 6 में से ए गया यानी कि 3 गया तो कितना बचा 3, फिर इंटू 6 में से बी गया, बी की वैल्यू 4 है तो कितना बचा यहाँ 2 बचा। फिर एस की वैल्यू 6 और यहाँ कितना है, सी की वैल्यू 5 दी हुई है यानी कि 6 में से 5, एस में से 5, तो ये आपका आ गया 1। टोटल करेंगे तो कितना हो रहा है 6 इंटू 3 इंटू 2, टोटल आपका हो जाएगा 36। 36 किसका वर्ग होता है 6 इंटू 6 36, ठीक है। तो ये 6 आएगा आपका राइट आंसर, लेकिन 6 राइट आंसर नहीं, क्वेश्चन आप पढ़िए सेंटीमीटर में है तो 6 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा है ना। और फिर इसके अलावा यदि मीटर में दिया होता तो मीटर स्क्वायर होता। तो ये मैथ्स का सवाल था, आपको बहुत बेसिक बेसिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। फिर आपका 24 तारीख वाला भी 23 तारीख वाला भी मैं सॉल्व करवा दूंगी जल्द से जल्द, कल ही ले आऊंगी इस समय, निश्चिंत रहें। थैंक यू सो मच।